नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश महापात्र और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम राजेश का अर्थराज। परसों यानी कि रविवार दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के दौरा करते हुए पहली बार ये माना कि ईरान के युद्ध के चलते भारत के सामने एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इस संकट से कैसे लड़ा जाए, उसको लेकर उन्होंने कई सारे सुझाव दिए। उन सुझावों ने कई क्षेत्र में हलचल मचा दी है, काफी चर्चा हुई है, लेकिन ऐसे कुछ निष्कर्ष हैं उनके बातों का जिसके ऊपर हमने काफी ध्यान नहीं दिया है। आज हम उन निष्कर्षों के ऊपर बात करेंगे, आपका ध्यान उधर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा में जाने से पहले आपको फिर से एक बार हमारी अनुरोध, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर डालिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि अगली बार हमारे नए शो हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने साथियों में हमारे चैनल के बारे में जरूर बात कीजिए। अब चर्चा बढ़ाने से पहले आइए एक बार दोहराते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। सोना मत खरीदिए, कम से कम एक साल के लिए विदेश यात्रा पे ना जाइए, फर्टिलाइजर का खपत कम करिए, वर्क फ्रॉम होम प्रैक्टिस पे दोबारा कोविड समय के जैसे वापस जाने की जरूरत है। ये सब प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं? इससे वो क्या उम्मीद रख रहे हैं? उनका इशारा है हमारे विदेशी मुद्रा का खर्च के ऊपर जो दबाव है और उसके तहत जो रुपए के ऊपर जो दबाव बन रहा है, उसको कैसे रोका जाए। विदेशी मुद्रा का खर्चा रोकना पड़ेगा, जिससे कि रुपए को मदद मिलेगा, जिससे कि रुपए का गिरावट में रुकावट आ सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी का लॉजिक है। एक लेवल पे सुनने में सही लग सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या सचमुच रुपया गिर रहा है क्योंकि लोग सोना खरीद रहे हैं? क्या सचमुच रुपया गिर रहा है क्योंकि लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं? या किसान का जो फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे को आयात करना पड़ रहा है? क्या इसलिए हम तेल के ऊपर, आयात हुए तेल के ऊपर निर्भर करते हैं क्योंकि हमारे लोग यहां निजी वाहन काफी चलाते हैं? इन चीजों में थोड़े बहुत कुछ सत्यता हो सकता है, लेकिन क्या मूल रूप से ये कारण है हमारे रुपए में गिरावट आने का?
हम नहीं मानते हैं कि रुपए का गिरावट का मूल कारण ये जो जितने सारे कारण प्रधानमंत्री ने दर्शाया है या जो सुझाव रूप से दिया है वो है रुपए का गिरावट का मूल कारण। रुपया क्यों गिर रहा है और प्रधानमंत्री आज क्यों ये बात कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। कारण यह है कि रुपया हर समय डॉलर के मुकाबले में डिप्रिशिएट करता है, उसमें गिरावट आता है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 3-4% हर साल रुपए डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो जाता है। इस साल हुआ क्या है? इस साल जनवरी से लेकर अब तक रुपया 5% से ऊपर गिर चुका है। पूरे साल पिछले 2025 कैलेंडर ईयर में 4.5% की गिरावट आई थी और इस बार पहले 4 महीने में ही 5% से ऊपर। उससे बड़ी बात यह है कि जब जब यहां रुपए के ऊपर दबाव बना या पहले भी जब भी रुपए के ऊपर दबाव बना था, हर समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है, जो डॉलर की रिजर्व्स है, वहां से निकालकर मार्केट में डॉलर बेचती थी ताकि रुपए को सपोर्ट मिले। और वही काम उसने इस बार भी करने की कोशिश की। जब ईरान में युद्ध शुरू हो गया तो विश्व बाजार में कच्चा तेल का दाम बढ़ गया। कच्चा तेल हमारी जो कच्चा तेल की रिक्वायरमेंट है लगभग 87% हम आयात करते हैं और उसमें आधे से ज्यादा हम खाड़ी के देशों से लाते हैं। अगर गैस की बात करें तो 2/3 गैस हमारे खाड़ी के देशों से आता है और खाड़ी के देशों से जो हमारे माल आते हैं या हमारे जो प्रतिदिन जो आयात होते हैं, कच्चा तेल हो या गैस हो, वो हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जब से युद्ध शुरू हुआ है हॉर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा है। 75 दिन हो गए इस युद्ध को। कच्चा तेल का दर चंद दिनों के बाद युद्ध शुरू होने का $100 प्रति बैरल पहुंच गया और वो नीचे लेने का नाम नहीं ले रहा है। यदि वो एक सीज फायर अभी है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कभी नरम कभी गरम जो स्टाइल है उसके चलते अभी भी काफी अनसर्टेनिटी बना रहा है और 100, 105 इस तरह से कच्चा तेल का दाम विश्व बाजार में चल रहा है। हमने जब बजट बनाया था तो हमने सोचा था, जो प्रोजेक्शन हमारे थे वो ये थे कि $65 से $70 प्रति बैरल के बीच में कच्चा तेल का भाव रहेगा। तो यानी कि जो हमारे एजम्पशन था उसके मुकाबले में 50% से ज्यादा कच्चा तेल का भाव बढ़ गया है। खाली उतना ही नहीं, उस भाव पे भी नहीं मिल रहा है। जो ब्रेंट क्रूड हम आयात करते हैं, कई बार हमें वो ब्रेंट क्रूड $120-130 प्रति बैरल के रेट पर भी खरीदना पड़ा है, क्योंकि हम स्पॉट ऑक्शन में अलग अलग जगह से खरीद रहे हैं। उसका यह नतीजा हुआ है कि जब जो ऑयल कंपनीज के ऊपर जो उसका घाटा हो रहा है, जो ऑयल कंपनीज वो कच्चा तेल लाकर रिफाइन करके हमें यहाँ पेट्रोल डीजल बेचते हैं, क्योंकि कच्चा तेल का रेट 50% से ऊपर लगभग 60-70% कई बार ज्यादा देना पड़ा है और अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कच्चा तेल का भाव काफी नीचे जाएगा। तो तेल के जो कंपनियां, तेल बेचने वाले कंपनियां हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया था, लेकिन वो काफी नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स का यह अंदाज लगाना है कि अभी भी प्रति लीटर 20 से 25 रुपए घाटे में जा रहे हैं तेल की कंपनी। यानी कि निर्वाचन थे, कई सारे राज्यों में निर्वाचन हुआ, अभी सरकार नहीं चाहती थी कि निर्वाचन से पहले पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़े, तो उसने बढ़ने नहीं दी। तो तेल की कंपनी के खाते में काफी नुकसान आ चुका है और अभी पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के बयान से एक बात साफ है कि कभी भी आज कल परसों पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाना शुरू हो जाएगा। हो सकता है एक स्ट्रोक में पूरा इंक्रीज ना आए, हो सकता है 5, 7, 10 रुपए करके वो लोग बढ़ाए, लेकिन पेट्रोल और डीजल का रेट 10 से 15 रुपए कम से कम प्रति लीटर बढ़ने का आशंका है। और साथों साथ इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं
कि पेट्रोल और डीजल का खपत कम करिए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कुआं नहीं है जहां से आप तेल निकाल सकते हैं। तो ये तो पेट्रोल और डीजल की बात है, लेकिन जो कच्चा तेल का भाव बढ़ने के कारण और जो हमारे निर्यात के ऊपर जो प्रभाव आया है, उसके चलते रुपए के ऊपर जो दबाव बढ़ा है, 24 अप्रैल से लेकर मई 1 तक का जो हफ्ता था, उस हफ्ते के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व से 2.8 बिलियन डॉलर्स बेचा रुपए का सपोर्ट करने को। बावजूद रुपया 0.7% डिप्रिशिएट किया डॉलर के अगेंस्ट में। तभी ये एहसास हो गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि अब हम डॉलर बेच के रुपये का बचाव नहीं कर पाएंगे। अभी सरकार को एहसास हो गया है कि ज्यादा दिन तक आरबीआई रुपए का बचाव नहीं कर सकता है, रुपए का गिरावट जारी रहेगा और अगर रुपया गिरते रहा तो उसके और अनेक प्रभाव हैं। हमारे यहां महंगाई बढ़ेगा, हम जितने सारे चीजें आयात करते हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे, आने वाले समय में तेल के लिए भी हमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी बार बार कहें अपने बयान में कि विदेशी मुद्रा का खर्चा हमें कम करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि किन कारणों से रुपया सचमुच गिर रहा है। रुपया का सबसे बड़ा जो वीकनेस आया है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां से विदेशी निवेश भाग रहा है। स्टॉक मार्केट में जो विदेशी पूंजी लगा हुआ था उसमें लगातार विड्रॉल हो रहा है। ये पिछले कुछ महीनों की बात नहीं, ये पिछले 1.5 साल से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में खास करके ईरान युद्ध के बाद उसमें काफी तेजी आ गई है। ये एक डेटा लीजिए, इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से निकाल लिया है। पिछले साल पूरा साल में उन्होंने 1,70,000 करोड़ निकाला था। अब समझ लीजिए, सिर्फ 4 महीने में 2 लाख करोड़ निकाल लिया। साथों साथ ये तो स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो विदेशी पूंजी यहां फैक्ट्री बसाने में, यहां बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बैठाने में लगता है, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और पिछले 2-3 सालों में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पूंजी लगा रहे हैं और जो यहां से मुनाफा वो बाहर कर रहे हैं, उसकी जो नेट है, और साथों साथ जो हमारे यहाँ के उद्योग बाहर जो पूंजी लगा रही है उसको भी अगर आप हटा दें, जो आंकड़ा मिलता है उसको हम नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पिछले साल वो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 0 पे आ गया। 3-4 साल पहले ये आंकड़ा $30 बिलियन के ऊपर होता था, आज के डेट पर वो लगभग कुछ नहीं है, आप कह सकते हैं। तो ये जो 2 बड़े सोर्स है डॉलर्स के, फॉरेन एक्सचेंज के, ये ड्राई अप कर गए हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि हमारा निर्यात का जो एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स में कोई ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दे रहा है पिछले कुछ सालों में, खास करके गुड्स एक्सपोर्ट्स का। सर्विसेज हमारे ग्रोथ है, लेकिन वो भी ग्रोथ धीमी हो रही है, क्योंकि सर्विसेज में आप जिसे जानते हैं सबसे ज्यादा बड़ा शेयर आईटी कंपनियों का है, आउटसोर्सिंग बिजनेस का है, सर्विसेज का। और जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, हमारे सारे बड़े बड़े आईटी कंपनी की जो एक्सपोर्ट धंधा है वो भी नीचे जा रहा है। तो यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है हमें सर्विसेज एक्सपोर्ट से भी कुछ खास ग्रोथ ना मिले। तो अगर निर्यात बढ़े ना और विदेशी पूंजी बाहर निकलते जाए, यानी कि हमारे पास जो डॉलर आ रहा है वो डॉलर कम हो जा रहा है। और दूसरी तरफ डॉलर की डिमांड, अगर कच्चा तेल का भाव बढ़ता है और कच्चा तेल के बिना हमारे काम नहीं बनता है, या बेसिक चीजें जो है फर्टिलाइजर वगैरह, उनके चलते अगर हमारे इंपोर्ट की बिल बढ़ता है तो हम कहां से पैसा दें। डॉलर की डिमांड के मुताबिक डॉलर के सप्लाई काफी कम होते जाता है और उसके चलते रुपया गिरता है। रुपया गिरने का और एक बड़ा वजह है स्ट्रक्चरल फ्लॉ।
वो स्ट्रक्चरल फ्लॉ क्या है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में जो मशीन लगते हैं, कैपिटल गुड्स लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं, इंटरमीडिएट्स लगते हैं, हम लगभग बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च और इनोवेशन में खर्चा नहीं किया। R&D में हमारे कंपनियां पैसा नहीं लगाती। सरकार में भी पहले जो रिसर्च का काम होता था वो भी काफी कम हो गया है। कुछ चंद एक दो क्षेत्र छोड़कर बाकी जगह नहीं हो रहा है। नतीजा ये है कि हमें बाहर के देशों में, चाइना, अमेरिका, यूरोप, वहां से हमें मशीन इंपोर्ट करना होता है। आप उदाहरण स्वरूप लीजिए, मोबाइल फोन लीजिए। एक एप्पल कंपनी है, हमारा एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा शेयर अभी एप्पल का आईफोन का एक्सपोर्ट्स है, लेकिन उसके सारे इनपुट्स, इंटरमीडिएट्स जो है वो बाहर से आते हैं। ताइवान से आते हैं, चाइना से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, मलेशिया से आते हैं, और यहां हम असेंबल करते हैं और भेजते हैं। या आप ये चाइनीज फोन ले लीजिए, शियाओमी ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, उनके तो लगभग सारे चीज चाइना से आते हैं, यहाँ असेंबल करते हैं और बेचते हैं। हम मूल तौर पे कुछ नहीं बनाते हैं। आपके घरों में आज के डेट पर हर कोई जो हाउस होल्ड गुड्स है वो सारे फॉरेन ब्रांड्स है। तो एक तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो ओवर डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर, उसके चलते अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करने लगे तो इंपोर्ट का डिमांड भी बढ़ने लगता है। और अगर रुपए के ऊपर दबाव आ रहा है या डॉलर की कमी पड़ रहा है और उसके चलते या डॉलर महंगा हो रहा है और अगर हम इंपोर्ट नहीं कर पाते तो उसका भी प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पे पड़ता है। ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मौलिक रूप से जो प्रॉब्लम है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके चलते रुपया हर समय से गिरते आ रहा है। बावजूद कि इंडिया वर्ल्ड का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अब तो काफी बड़ा इकोनॉमी है, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो एक 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो तो उसकी करेंसी नीचे नहीं जाना चाहिए, उसका करेंसी तो स्ट्रेंथन होगा। क्योंकि अगर आप लार्जेस्ट इकोनॉमी हो और फास्टेस्ट ग्रोइंग हो तो यहां पर तो आपके पास विदेशी पूंजी दौड़े दौड़े आएंगे, लेकिन विदेशी पूंजी नहीं आ रहे। यानी कि और एक भी सत्यता है कि शायद हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे भविष्य विदेशी निवेशक को अच्छा नहीं दिख रहा है। वो गलत है या सही है वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन विदेशी निवेशक जो है उसका हमारे अर्थनीति के ऊपर उतना भरोसा अब नहीं है जितना कुछ साल पहले था, जब वो हर साल हमारे पास रिकॉर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते थे। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई है, इसके कारण क्या है, इसके मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये नहीं है कि लोग सोना खरीद रहे हैं, इसका मूल कारण ये नहीं है कि लोग विदेश यात्रा में जा रहे हैं। इसके जो मूल कारण है उसको एड्रेस करना चाहिए सरकार को। तो पहला दिक्कत तो मोदी जी के बयान के साथ ये है कि दिक्कत कहीं और है, लेकिन वो दिक्कत कहीं और देख रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, आपको किडनी का बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करता है कि ये किडनी का बीमारी नहीं है, लीवर का बीमारी है, गलत डायग्नोसिस करता है, तो आपको लीवर का दवा देता है। लीवर का दवा लेने पर आपको पता है कि कई जगह कई लोगों के लिए लीवर के दवा लेने पर किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट होते हैं। तो ना कि आपकी किडनी की बीमारी ठीक होता है, वो और आगे को खराब हो जाता है। तो एक तरह से मोदी जी का जो दवा उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उसका भी यही प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वो मूल कारण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मूल कारण के बारे में बात नहीं करेंगे तो मूल कारण का निवारण कैसे करेंगे? दूसरी बात, रुपए का बचाव कौन करेगा? आरबीआई करेगा, सरकार करेगा। रुपए का बचाव करना नागरिक का काम नहीं है। आप नागरिक के ऊपर क्यों थोप रहे हो कि आप रुपए का बचाव करिए? सोना कौन खरीद रहा है? सोना का बात चली तो मैं एक बात आपको कहता हूं। पिछले कुछ सालों में आपको बता दूं कि गोल्ड लोन 2nd लार्जेस्ट पोर्टफोलियो बन चुका है बैंकिंग सिस्टम का। हाउस लोन के बाद अगर कोई और दूसरी लोन सबसे ज्यादा लिया जा रहा है तो वो है गोल्ड लोन। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोना गिरवी रख रहे हैं
और एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स अभी आया है कि जो गोल्ड लोन का साइज है वो बढ़ रहा है। यानी कि पहले गरीब तबके के लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग जरूरत पड़ने पर, किसान खास करके, हाँ, जब फसल की शुरुआत होती है तो गोल्ड लोन लेते थे। लेकिन अब जो स्टैटिस्टिक्स आ रहा है वो साफ दिखा रहा है कि मध्यम वर्ग के लोग भी गोल्ड लोन लेने पर काफी लाइन लगा चुके हैं। और साथों साथ ये भी दिख रहा है कि डेलिंक्वेंसी जो है, यानी कि लोन लेकर उसका भरपाई ना करना, यही मध्यम वर्ग में ज्यादा दिखाई पड़ा है, बड़े लोन साइज पे दिखाई पड़ रहा है। यानी कि एक तरह से अगर एक बड़ा वर्ग इस देश का सोना गिरवी में रख रहा है, जो आदमी सोना गिरवी में रख रहा है वो क्या सोना खरीदेगा? और जो आदमी सोना खरीद रहा है, जो पैसा वाला सोना खरीद रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री का इस बात को सुनने वाला है? उसको खरीदना है, वो खरीदेगा। विदेश यात्रा, उन्होंने कहा मिडिल क्लास कल्चर बन चुका है, विदेशों में शादी करना, विदेशों में वेकेशन करना। कौन सा मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं आप? किसको आप मिडिल क्लास कह रहे हैं? आज के डेट पर भारत के मिडिल क्लास, एक समय था एक एस्पिरेशनल करके छोटे मोटे फॉरेन ट्रिप पे चले जाते थे। पिछले कुछ दिनों से तो मिडिल क्लास फॉरेन वेकेशन छोड़िए, डोमेस्टिक वेकेशन नहीं कर पा रहा है। अब किसको बोल रहे हैं विदेश यात्रा में ना जाने के लिए? प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन प्रॉब्लम आप और कहीं देखना चाहते हैं। यह चिंता की विषय है। और एक बड़ी बात उन्होंने कही जो हमें चौंकाया है। उस बात में आने से पहले और एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि आप 2.5 महीना आपको लग गया, इतना बड़ा संकट पैदा हो चुका है। ईरान में युद्ध फरवरी 28 को शुरू हो गया और आज तक आपने कहीं एक सार्वजनिक बयान नहीं दिया कि सरकार का क्या असेसमेंट है, सरकार क्या कह रही है। 75 दिन के बाद आप चुनाव में बिजी रहे, 75 दिन के बाद आप ये कह रहे हैं, 75 दिन के बाद आप संकेत दे रहे हैं कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। संकेत तो साफ है मोदी जी के बाद से, पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा, फर्टिलाइजर सब्सिडी शायद ना बढ़े, फर्टिलाइजर अगर शॉर्टेज हो तो सरकार आयात कर शायद नहीं करेगा, वर्क फ्रॉम होम की जिक्र हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम की जिक्र क्यों हो रहा है? वर्क फ्रॉम होम एक बहाना है। कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रही है, उसकी सेल्स बढ़ नहीं रही है। अगर सेल्स नहीं बढ़ रही है तो वो अपना प्रॉफिट कैसे प्रोटेक्ट करे? तनख्वाह कम करके। और आप सब जानते हैं कि पिछले 5-6 सालों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई तनख्वाह की बढ़ोतरी ढंग का नहीं हो रहा है, बल्कि रियल वेज स्टैग्नेट है। तो अब कहां से बचाव लाए? लेबर को फिर कैसे स्क्वीज करें? सैलरीड वर्कर्स को, व्हाइट कॉलर वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम ले आइए। क्यों? वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि जो दफ्तर, ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब खर्चा उसके ऊपर चला गया। और वो बहाना लेकर कॉर्पोरेट्स अक्सर कन्वेंस अलाउंस हो, फलाना अलाउंस हो, मकाना अलाउंस हो, उसको काटने पर आ जाते हैं। कोविड के समय आपने देखा किस तरह से उन्होंने बड़े सारे लोगों की सैलरी कट की। तो वर्क फ्रॉम होम जो है एक बहाना हो जाता है, ना केवल वेज कॉस्ट को कम करने का, बल्कि लेबर संख्या भी कम करने का एक बहाना हो जाता है। और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का दोबारा दोहराया है। एक तरह से ये बड़ा अलार्मिंग वक्तव्य था उनका, और जिस कारण ये स्टॉक मार्केट को भी पसंद नहीं आया। कल जो है स्टॉक मार्केट खुलते ही बड़ा गिरावट आया, आज भी रेड में है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है, मार्केट प्लेयर्स जो है, वो समझ रहे हैं कि सरकार कुछ बड़े मेजर लाने जा रहा है। हो सकता है गोल्ड के ऊपर कुछ टैक्स बढ़ा दे, फॉरेन ट्रैवल के ऊपर टैक्स बढ़ा दे, फर्टिलाइजर सब्सिडी ना दे तो इस बार के कृषि उत्पाद पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, तो यानी कि संकट शायद और गंभीर है। एक तरह से कॉन्फिडेंस हिल रहा है। और 75 दिन आपने लिया ये बात कहने के लिए। क्यों? क्योंकि
आप चुनाव में व्यस्त थे, आप चुनाव खत्म होने से पहले इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। ये एक बड़ा चिंता की विषय है, क्योंकि आपके जब इकोनॉमिक सिग्नल्स पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, तब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को घाटा पहुंचता है। अब एक तरह से समझ लीजिए, कल से लेकर अभी तक एक माहौल बन गया है, सरकार क्या करने वाला है, क्या सचमुच आर्थिक संकट काफी भारी है। चलिए, एक बात तो अच्छी बात है कि पहली बार सरकार ने माना कि ये आर्थिक संकट भारी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो सब चंगासी वाला लाइन दे रहे थे। लेकिन खैर, ये अलग बात है। ये सारे चीजों में जो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता था, जिसको लेकर हमें सबसे ज्यादा मैं चौंका था, उन्होंने बार बार अपने बयान के दौरान देशभक्ति और देश हित की बात की। उन्होंने कहा, देश हित के लिए देश के लोगों को संकल्प करना पड़ेगा और देश के लिए उन्हें समर्पण करना पड़ेगा। आपको कुछ याद आ रहा है? यही बात उन्होंने नोटबंदी के समय कहा था, यही बात उन्होंने कोरोना के समय कहा था। नोटबंदी के समय भ्रष्टाचार और काला धन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक तरह से देश के लोगों को देशभक्ति का ललकार दिया था और लोग उसमें शामिल भी हुए थे। लेकिन हुआ क्या? वही गरीब लोग जो ये कष्ट झेलने को तैयार हो गए, उन्हीं के पेट पे सबसे बड़ा लात पड़ा। छोटा व्यापारी नोटबंदी से खत्म हो गया। कई लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए और आज तक उठ नहीं पाए वहां से। कोरोना के समय में भी आपने देशभक्ति का ललकार किया, लोगों से थाली बजाया, लोगों से क्या कुछ नहीं करवाया। लेकिन कोरोना से जब इकोनॉमिक रिकवरी हुई तो हमने क्या देखा? के शेप्ड रिकवरी हुई। गरीब जहां को जहां रह गया, अमीर जो है उसके अमानत जो है 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ गया। अब फिर देशभक्ति की बात हो रही है। इस बार उसका भरपाई क्यों करेगा? देशभक्ति का प्रमाण हर समय गरीब और मध्यम वर्ग से क्यों मांगा जाता है? देशभक्ति का प्रमाण उन अमीरों से क्यों नहीं मांगा जाता है? उन उद्योगों से क्यों नहीं मांगा जा रहा है जो अपना पूंजी यहां, मुनाफा यहां ना लगाकर विदेशों में लगा रहे हैं? उनसे क्यों नहीं मांगा जा रहा है? सरकार में जो लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आप निजी वाहन में जाना बंद करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए? प्रधानमंत्री रविवार को ये देश के खातिर ये संदेश देते हैं कि निजी वाहन पे जाना बंद करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाइए, पेट्रोल और डीजल का खपत कम करिए, और उसका अगला दिन ही सोमनाथ मंदिर के लिए एक बड़ा कैवलकार्ड गाड़ियों का लेकर निकल पड़ते हैं। आज के समय पर आप जहां चले जाए, आपको हर दूसरा फॉर्च्यूनर, हर दूसरा स्कॉर्पियो, बड़े बड़े गाड़ियां आपको पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगाते हुए दिखाई देंगे। उनसे बोलिए देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए। आप खुद विदेश यात्रा बंद करिए, आप खुद अपने मंत्रियों को विदेश यात्रा में जाने से रोकिए, आप खुद सारे सरकारी काम वर्चुअल में करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। आप चुनावी प्रचार में जो खर्चा हो रहा है उसको कम करिए। सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का खपत तो वहीं होता है, बेफुजूल खपत होता है। तो ये जो देशभक्ति का जब जब भी प्रमाण मांगा जाता है गरीबों के ऊपर, हर समय देशभक्ति का प्रमाण मांगने के साथ साथ कुछ ऐसे नीतियां आए हैं, कुछ ऐसे पदक्षेप लिए गए हैं जिसके सीधा प्रभाव ये देश के गरीबों के ऊपर पड़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री के जो बयान था रविवार का, हमारे लिए चिंता की विषय है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।